हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर का नाम है डाइजेशन और टॉपिक हमारा जो चल रहा है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो अलग अलग सेगमेंट होते हैं या अलग अलग कंपार्टमेंट आते हैं एलिमेंट्री कैनाल के, उनमें डाइजेशन कैसे होता है। तो हम यहाँ पे पहुँच चुके थे अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने सिक्रीशन की बात की थी, लिवर के सिक्रीशन और पैनक्रियास के सिक्रीशन की। तो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे रिवीजन अपना और देखेंगे कि अभी तक हमने कौन सी चीज़ें पढ़ ली हैं, आगे जाकर के हमारे पास कौन से टॉपिक आने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए, आपका जो रिवीजन पोर्शन है, स्टार्टिंग जो हमने की है, आपने कहा कि बेसिक जो चीज़ें हमारे पास आते हैं, डाइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो डाइजेशन की डेफिनेशन या डाइजेशन का इंट्रोडक्शन आता है। नेक्स्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे पास आता है। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा माउथ से स्टार्ट हो जाता है डाइजेशन, और डाइजेस्टिव सिस्टम और एनस तक होता है। इस यहाँ से ये पूरा जो पैसेज है फ्रॉम माउथ टू एनस, इसे हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। अलग अलग पार्ट्स होते हैं एलिमेंट्री कैनाल को, या अलग अलग कंपार्टमेंट्स होती हैं, या जिन्हें आप अलग अलग सेगमेंट भी कह सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, जिसमें अलग अलग खंड में जो डाइजेशन है वो पूरा होता है। अगर पार्ट्स की बात करें तो माउथ है, माउथ में टीथ की हम बात करते हैं, टंग की हम बात करते हैं, स्लाइवरी ग्लैंड्स हमारी होती हैं, फेरिंग्स है, ठीक है, इसोफिगस है, लीवर है, स्टमक है, पैनक्रियाज है, यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन है, एनस है। तो ये हमारे पास क्या आते हैं, यहाँ पे पार्ट्स आते हैं। आगे जाकर के बात करते हैं। सबसे पहले हमने माउथ की बात की है, माउथ में हमने टीथ की यहाँ पर बात की है। हमने कहा जो टीथ होते हैं, टीथ के कुछ टर्म्स हमारे पास आते हैं, जैसे कि थीकोडोंट। थीकोडोंट का मतलब होता है दांत जो है वो जॉ में जो आपका गम्स होते हैं, गम्स में क्या होते हैं, वहाँ पे एम्बेडेड रहते हैं, यानी कि सॉकेट में धसे हुए रहते हैं, ठीक है। तो उसे हम थीकोडोंट कहते हैं। डाइफाइडोंट, इट मीन्स कि हमारी पूरी लाइफ में जो दांत आते हैं हमारे दो बार आते हैं। हेटेरोडोंट यानी कि अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं, 4 प्रकार के बारे में बात की, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर के बारे में, ठीक है। ये तो बात हुई टीथ के बारे में। फिर अगर टंग के बारे में बात करें तो हमने कि पैपिली पाई जाती हैं यहाँ पे टंग में, जो छोटे छोटे, आपने अगर देखा हुआ टीथ टंग को, जो जीभ होती है, तो जीभ में छोटे छोटे दाने जैसे संरचनाएं होती हैं सारी। एक मांसल जो हमारा अंग है जीभ, जीभ में छोटे छोटे दाने जो होते हैं उन्हें हम पैपिली कहते हैं। तो पैपिली अलग अलग प्रकार की होती हैं, जैसे कि आपने कहा फोलिएट होता है, सर्कमवैलेट होता है। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के हमने क्या देखी हैं, पैपिली देखी हैं। और इन पैपिली में आपके टेस्ट बड यानी कि स्वाद कलिकाएं होती हैं, ठीक है। एक और शब्द आता है फ्रेन्युलम। फ्रेन्युलम क्या होता है, आपने कहा जो टंग होती है वो एक ओरल कैविटी से अटैच्ड होती है, फ्रेन्युलम के द्वारा अटैच्ड होती है, और हायोइड जो एक बोन होती है उससे कनेक्टेड रहती है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर होता है टीथ का। एक हेल्दी टीथ जो है उसमें आपने कहा सबसे आउटर पास इनेमल है, देन डेंटाइन आपने देखा है यहाँ पर, ठीक है। ये पल्प आता है ब्लड, जिसमें ब्लड वेसल्स आती हैं, ये नर्व्स आपके पास आती हैं। ये आउटर जो पार्ट है ये क्या है आपका, गम यानी कि मसूड़े हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है, टंग की बात हो गई है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर सलाइवा और स्लाइवरी ग्लैंड के बारे में। तो हमने कहा स्लाइवरी ग्लैंड हमारे पास 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है, या 3 पेयर होते हैं। पहला होता है पैरोटिड ग्लैंड, जो आपकी ये जो ग्लैंड है इसको हम पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर होता है सबमैंडिबुलर, जो आपके लोअर जॉ में होती है, सबमैंडिबुलर ग्लैंड होती है वो। और तीसरी होती है सबलिंगुअल, जो आपकी टंग के नीचे होती है, तो उसे हम सबलिंगुअल कहते हैं। तो एक इमेज जो है वो आपको बहुत अच्छे से बताती है कि ग्लैंड्स की जो लोकेशन है वो कहाँ पर है, ठीक है। अब हमने सलाइवा के बारे में बात की है कि हमारे माउथ में जो सलाइवा का पीएच होता है वो होता है 6.8, ऑलमोस्ट न्यूट्रल हम कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सलाइवा का फंक्शन होता है पार्शियल डाइजेशन यानी कि आंशिक पाचन करना, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करना। स्टार्च को क्या करता है, माल्टोज में कन्वर्ट यहाँ पे करता है। क्लियर है इतना। अब एक बेसिक सी जानकारी हमें दी गई है, ये क्या है, हमने क्या देखा था, एक ओवरव्यू देखा था, ठीक है। तो ये हमने बात की है माउथ के बारे में, जिसमें हमने टंग को देखा, हमने टीथ को देखा, हमने स्लाइवरी ग्लैंड और सलाइवा को देखा है, ठीक है। सलाइवा का भी कंपोजिशन हमारे पास आता है। अब हमने कहा सबसे पहले हम थोड़ा सा गट के बारे में बात कर लेते हैं। गट क्या होती है, आपने कहा गट जो आपके
पूरी एलिमेंट्री कैनाल है। एलिमेंट्री कैनाल एक पूरा पाइप जैसा है। आपने कहा कहीं से भी आप अगर ऐसे काटेंगे और ऊपर से देखेंगे तो आप देखते हैं ये आपकी पूरी गट होती है, ठीक है। आपकी गट अलग अलग लेयर से मिलकर के बनी होती है। उन लेयर्स के नाम अगर हम देखेंगे तो क्या नाम हमारे पास यहाँ पर आते हैं। हमने कहा हमारे पास सबसे अंदर ये है ल्यूमेन, ये एक खाली स्थान है जिसे हम ल्यूमेन कहते हैं, जहाँ से हो करके भोजन गुजरता है, जहाँ से भोजन आगे की ओर निकलेगा। तो ये तो है ल्यूमेन। ये सबसे इनरमोस्ट जो लेयर होती है उसे म्यूकोसा कहते हैं, जो म्यूकस को रिलीज करती है। ध्यान रखिए पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में ये लेयर्स होंगी, ठीक है। उसके बाद हमने बात की है यहाँ पर सब म्यूकोसा के बारे में, हमने मस्कुलैरिस के बारे में बात की है, और सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होती है हमने सेरोसा के बारे में यहाँ पे बात की है। आगे जा करके आपको ये लेयर्स ध्यान रखनी है, इनके बारे में हमने बात की है। नेक्स्ट आपको बता रखा है म्यूकोसा के इनरमोस्ट लेयर है जिसमें सिक्रेटरी और एब्जॉर्प्टिव यहाँ पे पार्ट्स होते हैं। तो म्यूकोसा क्या करती है, सिक्रेशन। सिक्रेशन किसका करेगी, यहाँ पर म्यूकस का करेगी। एब्जॉर्प्शन करते हैं, आपने कहा ये जो म्यूकोसा है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती हैं, जिन्हें हम ऐसे प्रोजेक्शन बनाते हैं जिन्हें हम विलाई कहते हैं। इनका काम यहाँ पे एब्जॉर्प्शन का होगा। एब्जॉर्प्शन जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसका एब्जॉर्प्शन करती है। तो म्यूकोसा का फंक्शन पता चल गया है। आपने कहा चलिए, तो म्यूकोसा जो करेगी वो म्यूकस को सिक्रीशन करेगी, विलाई और माइक्रोविलाई का फॉर्मेशन करती है। दूसरी जो म्यूकोसा के बाहर जो लेयर आती है, म्यूकोसा तो सबसे इनर है, इसके बाहर जो होती है वो सब म्यूकोसा है। ये बनी होती है यहाँ पे लूज कनेक्टिव टिश्यू से, ठीक है, जिसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, लिम्फ वेसल्स और नर्व्स होती हैं, ठीक है। तो इनमें ये सारी चीजें होती है। ब्लड वेसल्स होंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे आपने कहा कि जो एक्सचेंज है चीजों का वो करेंगे। लिम्फ वेसल्स और जो नर्व्स होती हैं वो क्या करती हैं, यहाँ पर आपने कहा जो मैसेजेस हैं, जो इम्पल्स है उनको क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सचेंज करेंगे, या इम्पल्स को यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन जो होता है इम्पल्सेस का वो करेंगे। नेक्स्ट सबम्यूकस के बाहर जो आती है मस्कुलैरिस। मस्कुलैरिस दो लेयर में बनी होती है, आपने कहा लॉन्गिट्यूडनल होती है और सर्कुलर होती है। मस्कुलैरिस का काम क्या है, यहाँ पे ये स्मूथ मसल्स से बनी हुई होती है। स्मूथ मसल्स आपको समझ में आना चाहिए, ये क्या है, यहाँ पे आपने कहा वॉलंटरी है या इनवॉलंटरी है मसल्स, आपने कहा इनवॉलंटरी मसल्स है, ठीक है। काम क्या है, टिपिकली अरेंज इन इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर पेरिस्टालिसिस। पेरिस्टालिसिस यानी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जो आपने देखा होगा आपके इसोफेगस में हमने पढ़ी है। तो ये क्या होती है, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है ये कैसा है, यहाँ पे इनवॉलंटरी एक्शन है, इसीलिए हमने कहा कि जो मस्कुलैरिस है वो यहाँ पर किससे, स्मूथ मसल से बनी होती है, ठीक है। सबसे आउटर मोस्ट जिसे हम कहते हैं सेरोसा, आपने कहा था आउटर मोस्ट लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू किससे बनी होगी, कनेक्टिव टिश्यू से बनी होगी, विच हेल्प्स टू होल्ड द गट इन प्लेस, जो आपकी गट को एक उसी की प्लेस में, उसी की लोकेशन में होल्ड करके रखते हैं। ऐसा तो नहीं होता है कि हमारी जो देखो हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कुछ ऐसे है, ठीक है, फिर यहाँ पर हमारा स्टमक आता होगा, कुछ ऐसा है। ऐसा तो नहीं कि जो एलिमेंट्री कैनाल ऐसे थी अब वो इधर आ गई है या वो इधर चली गई है, अपने ही प्लेस पे है, ठीक है। इसकी वजह से है, सेरोसा की वजह से है। तो ये तो गट के बारे में हमने बात की। अब चलो आते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। यानी कि हमने कहा मुंह में जो डाइजेशन हुआ था वो कैसे हुआ था, वो आपने कहा कि कार्बोहाइड्रेट का हुआ था जिसमें स्टार्च माल्टोज में कन्वर्ट हो गया था, ठीक है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड को हमने आगे चल करके हमने कहाँ पर बनाया है, यहाँ पर बनाया है गैस्ट्रिक ग्लैंड को, ठीक है। पहले यहाँ पर समझते हैं, यहाँ पे हमने बोला क्या था। यह स्टमक, स्टमक में आपने कहा जो यहाँ पे इनर लेयर होगी वो क्या बनाएगी, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनाएगी, यानी कि यहाँ पर बने होंगे ये वाले जो स्ट्रक्चर बने होंगे, कुछ यहाँ पर ऐसे बने होंगे ऐसे करके, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड की जो ओपनिंग होती है उसे क्या कहते हैं हम, गैस्ट्रिक पिट कहते हैं। अब यहाँ पे अलग अलग प्रकार की सेल्स होंगी होती है, ठीक है। ये होंगे म्यूकस नेक सेल, ये होती है ऑक्जेंटिक या इसे पैराइटल सेल भी कहते हैं, और ये होती है आपकी डीप सेल या इन्हें हम पैप्टिक सेल भी कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जो पीछे आपको बता रखा है, ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड में पीछे आपको बता रखा है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर देखी थी एक अलग से जो हमारे पास स्लाइड आई थी, और उसमें हमने कहा कि हम देख रहे हैं कि किस सेल से क्या रिलीज हो रहा है, उसका फंक्शन क्या है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से आगे चले, थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। आपने कहा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर माइक्रोस्कोपिक ट्यूबुलर ग्लैंड प्रेजेंट इन द म्यूकोसा इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक वॉल। आपने कहा ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है कहाँ पर होती है, जो म्यूकोसा, जो गट के सबसे इनर लेयर है म्यूकोसा, वहां पर प्रेजेंट होती हैं क्या,
ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, स्टमक की बात हो रही है हमने कहा। अब ये जो म्यूकोसा है, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस है, सेरोसा है, ये तो आपके पूरे एलिमेंट्री कैनाल में होंगे। एलिमेंट्री कैनाल आपके मुंह से आपके एनस तक है, ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं है। अब हमने कहा जो हमारी स्टमक है, स्टमक में भी सारी वॉल होंगी, सारी जो लेयर्स होंगी। ये जो म्यूकोसा जो लेयर है, म्यूकोसा लेयर में प्रेजेंट होती है आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड। We secrete a gastric juice aid a digestion. They contain a various cells including a mucosa neck cell for इनमें क्या अलग अलग सेल्स होती है, म्यूकोसा नेक सेल होती है, पेराइटल सेल होती है, ठीक है, चीफ सेल जिन्हें पैप्टिक सेल भी कहते हैं, पेराइटल सेल जिन्हें ऑक्जेंटिक सेल भी कहते हैं, ठीक है। यही तो हमने आगे जाकर के देखा है। आगे आपको बता रखे हैं कि इनर लेयर और गैस्ट्रिक पिट के बारे में। गैस्ट्रिक पिट जो गैस्ट्रिक ग्लैंड की ओपनिंग यहाँ पर होती है। आपने कहा इनर लेयर क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर लोकेटेड डीप विद इन द स्टमक म्यूकोसा द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द स्टमक वॉल, ठीक है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पर होगी, म्यूकोसा लेयर में प्रेजेंट होती है, जिसमें गैस्ट्रिक पिट से इसकी क्या होगी, एंट्री होगी। अब हमारे पास आती है म्यूकस नेक सेल, पेराइटल सेल, चीफ सेल। ध्यान रखना है एक एक करके हम इनके फंक्शन यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे म्यूकस नेक सेल के बारे में। म्यूकस नेक सेल जो रिलीज करता है वो म्यूकस को रिलीज करता है, ठीक है, क्लियर है यहाँ पर। अब इस म्यूकस का काम क्या होगा, ल्यूब्रिकेशन, एलयू फॉर ल्यूब्रिकेशन, यानी कि ये क्या देगा यहाँ पे, सतह को ल्यूब्रिकेशन देता है यहाँ पे। दूसरा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से सेफ्टी प्रोवाइड करता है हमारे स्टमक की वॉल को। क्या कौन करेगा, म्यूकस सेल करेगा। अब आते हैं ऑक्जेंटिक या पेराइटल सेल पे। तो ऑक्जेंटिक और पेराइटल सेल के जो सिक्रीशन होते हैं वो क्या क्या होता है, आपने कहा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, कैस्टल्स इंट्रिंसिक फैक्टर होता है, ठीक है। और तीसरी जो सेल है हमारी, दैट इज चीफ और पेप्टिक सेल, इसके सिक्रीशन क्या क्या होते हैं, पेप्सिनोजेन होता है, गैस्ट्रिक लाइपेज होता है, रेनिन यहाँ पर होता है। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले सिक्रीशन के बारे में हमने बात की है। म्यूकस नेक सेल सिक्रीट करेगी म्यूकस को, फंक्शन पे अभी आगे आएंगे। म्यूकस नेक सेल करेगी म्यूकस को सिक्रीट, ऑक्जेंटिक या पेराइटल सेल करेगी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सिक्रीट, और चीफ या पेप्टिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कैस्टस इंट्रिंसिक फैक्टर कौन करेगा, ऑक्जेंटिक या पेराइटल सेल। दोनों ही नाम इसके हैं, आप नाम याद रख सकते हैं, जैसे ओपी से हम याद रख सकते हैं, ओ फॉर ऑक्जेंटिक एंड पी फॉर पेराइटल सेल। इससे आप अपनी तरीके से, जैसे चीफ सेल जो है वो पैप्टिक सेल, पैप्टिक जो है वो प्रोटीन से रिलेटेड है। तो मेनली जो स्टमक में डाइजेशन होता है वो प्रोटीन का होता है। चीफ का मतलब आप ये समझिए, चीफ जो होता है, जो बड़ा होता है, जो इम्पोर्टेंट या मेन होता है, तो मेनली प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है, तो चीफ सेल को हम पैप्टिक सेल भी कहते हैं। ऐसे करके आप रिलेट कर सकते हैं, वहां पर लिखना नहीं है, ठीक है, रिलेट करना है जस्ट। ये हो गया है। आगे जाकर के आप फंक्शन देखिए। देखो सबसे पहले देखो म्यूकस नेक सेल के फंक्शन, म्यूकस के तो फंक्शन हमने कर लिए हैं, हमें ऑक्जेंटिक के फंक्शन करने हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के क्या क्या फंक्शन हमने किए हैं। हमने कहा हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, जो पेप्सिनोजन है, जो कहाँ से रिलीज हो रहा है, जो कहाँ से होता है, आपने कहा चीफ सेल या पैप्टिक सेल से जो रिलीज हो रहा है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करता है और कन्वर्ट करता है पेप्सिन में। पेप्सिन जो होता है, आपने कहा पेप्सिन जो है वो प्रोटीएज है। प्रोटीएज यानी कि जो प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स और पेप्टाइडेज में यहाँ पे कन्वर्ट करता है, ठीक है। मैं यहाँ पे स्लाइड से हट रही हूँ, अब ध्यान से देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड के फंक्शन, ठीक है। नंबर 2 देखिए, जहाँ पर हमने देखा है नंबर 2 में हमने कहा Fe3 को Fe2+ में कन्वर्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। Fe2+ को हमारी बॉडी इजिली एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। तीसरा, ऊपर आप देखेंगे हमने कहा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है यहाँ पर वो स्टमक में एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, जिसमें pH 1.8 है, ठीक है। अगर हम माउथ में देखें, मुंह में कितना था, 6.8 था, स्टमक में 1.8 pH आ गया है। तो 1, 2 और 3 फंक्शन इसके हो गए हैं। चौथा फंक्शन इसका जो आता है वो है, चौथा यानी कि ये तीसरा है, चौथा ये है, टोटल 4 हमने देखे हैं यहाँ पे फंक्शन। हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करता है और हमें क्या देता है, सेफ्टी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो 4 फंक्शन कौन कौन से हैं, एक तो मीडियम को एसिडिक बना रहा है, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर रहा है, Fe3+ को Fe2+ में कन्वर्ट कर रहा है, हार्मफुल बैक्टीरिया को किल कर रहा है। पेप्सिनोजन को जब पेप्सिन में कन्वर्ट किया जाता है तो ध्यान रखो पेप्सिन क्या है, एक प्रोटीएज है। प्रोटीएज क्या करेगा, प्रोटीन का डाइजेशन करेगा या ब्रेक डाउन करेगा। तो प्रोटीन को पेप्टॉन्स और पेप्टाइडेज में कन्वर्ट करेगा। ये पेप्टॉन्स और पेप्टाइडेज आपको ध्यान रखने हैं, आगे काम आएंगे आपके, ठीक है। अब हमने कहा जो यहाँ पे ऑक्जेंटिक सेल थी, ठीक है, ये जो पेराइटल सेल थी, ऑक्जेंटिक या जो पेराइटल सेल थी उसके 2 सिक्रीशन थे, एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, कैस्टल्स इंट्रिंसिक फैक्टर है।
तो ये जो कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर का काम है वो क्या करता है, कैस्टल एक्सट्रिंसिक फैक्टर यानी कि विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ठीक है, कैस्टल एक्सट्रिंसिक फैक्टर का नाम क्या है, विटामिन B12 है। ठीक है, इसका क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन करेगा। अब हमारे पास रह जाती है चीफ सेल या पेप्टिक सेल। चीफ सेल और पेप्टिक सेल के सिक्रीशन को अगर हम देखें तो सबसे पहले गैस्ट्रिक लाइपेज है जो क्या करता है, लिपिड का डाइजेशन करता है, इसके पे हम बाद में आएंगे। इसके अलावा हमने कहा और क्या करेगा, ये पेप्सिनोजन को रिलीज करेगा। देखो पेप्सिनोजन को हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब एक्टिवेट करता है ये पेप्सिन में कन्वर्ट होता है। जब ये पेप्सिन में कन्वर्ट होगा तो ये प्रोटीन का डाइजेशन पेप्टोन और पेप्टाइडेज को बनाने में करेगा। इसके अलावा रेनिन जो है, रेनिन को ये रिलीज करता है जो केसिन नामक प्रोटीन का डाइजेशन करता है जो कि मिल्क में प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसके अलावा गैस्ट्रिक लाइपेज हमने कहा, जो गैस्ट्रिक लाइपेज है यहाँ पर इसका जो डाइजेशन है वो एसिडिक मीडियम में नहीं होता है, बहुत ज़्यादा एसिडिक मीडियम में नहीं होता है। लेकिन जब हमारा जो फूड है वो हमारे माउथ से हमारे स्टमक में आता है तो जो पीएच है वो धीरे धीरे घटता है। जैसे कि माउथ में कितना था, 6.8 पीएच था। अब 6.8 से डायरेक्ट 1.8 तो नहीं हुआ होगा, धीरे धीरे ही घटा होगा। तो जब पीएच क्या होता है यहाँ पे 6.8, 6.6, 6.5 ऐसे नीचे कम हो रहा होगा तब जाकर के थोड़ा बहुत थोड़ी सी मात्रा में जो लिपिड है उसका डाइजेशन हो गया। तो जो जब इसका डाइजेशन हो गया तो आपने कहा जैसे ये क्या है, ट्राइग्लिसराल्डिहाइड है, तो इसमें से क्या होता है, एक फैटी एसिड रिमूव हो जाता है और इससे आपने कहा जो लिपिड से एक फैटी एसिड का डाइजेशन यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पर जब एसिडिक मीडियम हो जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम जब हो जाता है तब यहाँ पर लिपिड का डाइजेशन नहीं होता है, इसीलिए स्टमक में मेनली प्रोटीन का डाइजेशन होगा, लिपिड का डाइजेशन बहुत कम मात्रा में होगा। ठीक है, चलो रेनिन में हमें पता है कि रेनिन जो है वो केसिन नामक प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। केसिन को ये पैरा केसिन में डाइजेस्ट करता है या कन्वर्ट करता है। पैरा केसिन का डाइजेशन फिर पेप्सिन करेगा जो पेप्टोन्स और पेप्टाइडेज में फाइनली इसे कन्वर्ट कर देगा। तो प्रोटीन वैसे भी पेप्टोन और पेप्टाइडेज में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, लेकिन पेप्सिन पैरा केसिन का डाइजेशन करता है, पैरा केसिन जो है वो केसिन से बनेगा और उसके लिए रेनिन की हमें आवश्यकता होगी। ठीक है, केसिन यहाँ आना चाहिए था, रेनिन यहाँ आना चाहिए था। रेनिन, ठीक है, क्लियर है। चलो अब आते हैं आगे। स्टमक में डाइजेशन हो गया है। अब स्टमक में जब डाइजेशन हो गया है तो स्टमक से फूड गया है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे सिक्रेटरी सिक्रीशन जो होते हैं या आपने का बहुत सारे जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं वो यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो इसके लिए बहुत सारी जो ग्लैंड्स होती हैं जिनसे सिक्रीशन होता है उनके बारे में हम बात करते हैं। बहुत सारी यानी कि एक तो लिवर के बारे में हमने बात की, एक पैनक्रियास के बारे में हमने बात की है, एक जो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी सिक्रीशन होते हैं तो उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थोड़ा सा लिवर और पैनक्रियास के सिक्रीशन के बारे में और इनका एक पाथ जो होता है उनके बारे में। क्योंकि हमें पता है कि जो लिवर है और पैनक्रियास है वो क्या है, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। पैनक्रियास तो दोनों ही प्रकार के ग्लैंड है, लेकिन अभी सिर्फ इतना समझिए कि लिवर और पैनक्रियास क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब ये अपने सिक्रीशन को डक्ट के थ्रू एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाएंगे। अब हमें पता है कि ये लिवर है, लिवर से सिक्रीट क्या होता है, यहाँ पे बाइल होता है और बाइल को पहुंचना है यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में। सेम वैसा ये पैनक्रियास है, पैनक्रियास के सिक्रीशन को पहुंचना है यहाँ, तो उसके लिए हम कुछ डक्ट पढ़ते हैं। हमने कहा लिवर से सिक्रीट होता है क्या, बाइल, जिसको हम पित्तरस कहते हैं। ये बाइल जो सिक्रीट होता है वो किसके द्वारा यहाँ पे सिक्रीट होता है, आपने कहा हिपैटिक डक्ट के थ्रू सिक्रीट होता है। यहाँ पर हिपैटिक डक्ट से ये जाता है सिस्टिक डक्ट में, ये जो ब्लू कलर की है, और सिस्टिक डक्ट के से ये कहाँ चला जाता है, गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय में चला जाता है। ठीक है, गॉल ब्लैडर में ये स्टोर होता है। जब भी रिक्वायरमेंट होती है बाइल की तो बाइल फिर यहाँ से कहाँ आएगा, छोटी आंत में आएगा। अब ध्यान से देखो, हिपैटिक डक्ट से बाइल निकला, हिपैटिक डक्ट से आगे जाता है, यहाँ पे बीच में सिस्टिक डक्ट मिलती है, सिस्टिक डक्ट से ये गॉल ब्लैडर में जाता है। जब भी रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पे बाइल की तो आपने कहा हिपैटिक डक्ट से यहाँ से भी बाइल निकलेगा, सिस्टिक डक्ट से गॉल ब्लैडर से भी क्या निकलेगा, यहाँ पे बाइल निकलेगा।
अब क्योंकि यहाँ पर दोनों का सिक्रेशन है, हिपैटिक डक्ट का भी और सिस्टिक डक्ट का भी। सिस्टिक डक्ट एक्चुअली में सिक्रेट नहीं कर रही है, ये ध्यान देना है। यहाँ पे बस स्टोर था बाइल गॉल ब्लैडर में, तो ये जो स्टोर बाइल है ये भी यहाँ से सिस्टिक डक्ट से आता है, और जो लीवर से बाइल निकल रहा है वो भी हिपैटिक डक्ट से आता है और इस डक्ट में आता है। तो इसका नाम हमने कॉमन डक्ट रखा है क्योंकि दोनों का सिक्रेशन वहां पर आ रहा है। कॉमन डक्ट आती है और यहाँ इस वाली डक्ट में इसका नाम है पैनक्रियाटिक डक्ट। ये पैनक्रियाटिक डक्ट में मिल जाती है। जब कॉमन डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट मिलती है, कॉमन डक्ट किसकी है, आपने कहा लिवर की है। हेपैटिक जो शब्द है वो लिवर से रिलेटेड है। ये रिवीजन चल रहा है आपका, इसीलिए हम बहुत जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं। रिवीजन चल रहा है इसीलिए आपको जल्दी से रिवाइज करना है चीजों को, ठीक है। तो हम जानते हैं कि हिपैटिक वर्ड जो है वो लिवर से रिलेटेड है। तो जो यहाँ पे लिवर से आ रही है कॉमन डक्ट, और जो पैनक्रियास की है जो पैनक्रियाटिक डक्ट है, दोनों को मिला करके हमने बोला था हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट जो है वो खुलता है यहाँ पे हिपैटो पैनक्रियाटिक एम्प्यूला में, और हिपैटो पैनक्रियाटिक एम्प्यूला से ये सिक्रेशन कहाँ आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। तो बेसिकली कुछ डक्ट की हमने बात किया, यहाँ पे हिपैटिक डक्ट है, सिस्टिक डक्ट है, कॉमन डक्ट है, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट है, पैनक्रियाटिक डक्ट यहाँ पर आती है और हिपैटिक पैनक्रियाटिक एम्प्यूला यहाँ पर आता है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। ये जो डक्ट है, देखो आगे पढ़ने का फायदा तब है या बेनिफिट आपको तब मिलेगा जब आपको पीछे की चीजें याद रहेंगी। तो इतनी चीजें याद है हमें इतनी चीजें याद है, तो आगे बढ़े। अब देखो ये सारी डक्ट है, ठीक है। अब हमें इतना तो पता चल गया है कि जो लिवर से जो सिक्रेशन आया है, क्या है लिवर का सिक्रेशन, बाइल है। बाइल कहाँ आ गया है, यहाँ पे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया है। और जो पैनक्रियास है, पैनक्रियास से जो सिक्रेशन है वो कहाँ आ गया है, यहाँ पे वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया है, ठीक है। चलो ये पोर्टल सिस्टम हमने बनाया था, ठीक है। डाइजेशन हम पढ़ेंगे अब स्मॉल इंटेस्टाइन में, उससे पहले हमें थोड़ा सा लिवर और पैनक्रियास को समझना है, ठीक है। जब हमें लिवर और पैनक्रियास को समझना है तो हमारे पास एक और हेड आते हैं, दैट इज पोर्टल सिस्टम। क्या बोला था पोर्टल सिस्टम को, हमने कहा था जब किसी एक ऑर्गन का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसी दूसरे ऑर्गन में जाता है, यानी कि वैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, जितने भी ऑर्गन है हमारे, आर्टरी वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आते हैं, ऑक्सीजन को देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आएगा, और वेन जो है वो ब्लड को कहाँ लेकर के जाएंगे, हमारे हार्ट में लेकर के जाएंगे, ठीक है। नॉर्मली ये प्रोसेस होता है। लेकिन जब एक ऑर्गन का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो दूसरे ऑर्गन में जाता है तो उसे हम पोर्टल सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो ये जो पोर्टल सिस्टम है, यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने लिवर को बनाया है और हमने ये स्मॉल इंटेस्टाइन बनाए हैं। हमने देखा कि जो यहाँ पे आर्टरीज हैं वो लिवर को ब्लड देंगी, ऑक्सीजन देंगी, और यहाँ से जो ये हिपैटिक आर्टरी आ रही है जो लिवर में आ रही है, और ये हिपैटिक वेन जा रही है। तो हिपैटिक आर्टरी ने ऑक्सीजन दिया, हिपैटिक वेन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के जा रही है। ये तो सिंपल सी चीज है। फिर क्या हुआ, हमने कहा यहाँ पर जो आर्टरीज हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आई, स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या दिया, ऑक्सीजन दिया, स्मॉल इंटेस्टाइन से कार्बन डाइऑक्साइड लिया, ठीक है। ये तो नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन हुआ था, तो जब क्योंकि यहाँ पे डाइजेशन हुआ है तो यहाँ पे ग्लूकोज भी बना था। अब ये क्या करते हैं, ग्लूकोज को, ये जो ग्लूकोज है ये भी ब्लड में आएगा, ब्लड के थ्रू ही तो यहाँ पे सारी सेल्स में पहुंचाया जाएगा। हमने जब सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था तो हमने यही पढ़ा था, ब्लड का फंक्शन क्या है, जो ग्लूकोज है, जो गैसेस हैं, जो हार्मोन्स हैं, उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजना, ठीक है। अब ये जो ग्लूकोज बना है ये ब्लड में आएगा, जब ये ब्लड में आएगा तो ये ब्लड के थ्रू कहाँ चला जाएगा, ये ब्लड के थ्रू लिवर में पहुंचा दिया जाएगा। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है ताकि हमारा ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहे, यही हमने पढ़ा था, ठीक है। अब हमने बोला ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो कहाँ गया है, यहाँ पे लिवर में गया है। तो इसका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें गया है, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में गया है, तो इसे हम पोर्टल सिस्टम कहते हैं। क्योंकि ये लिवर में हो रहा है तो इसका नाम दिया जाता है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, और ये जो वेन है इसको नाम क्या दिया जाता है, हिपैटिक पोर्टल वेन नाम दिया जाता है। ये क्या है, हिपैटिक वेन है, और ये क्या है, हिपैटिक पोर्टल वेन है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है, आपके पास एमसीक्यूज में आ सकते हैं, या आपके पास एक सिंपल सा भी अगर डिफरेंस करने के लिए आ गया कि बताइए हिपैटिक वेन और हिपैटिक पोर्टल वेन में डिफरेंस क्या है, तो आप कहेंगे हिपैटिक वेन जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के जाती है लिवर से, हिपैटिक पोर्टल वेन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन
का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लीवर में जाता है, जो कि ग्लूकोज को क्या करता है यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन करता है फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू लिवर। तो ये एक्चुअली में क्या कर रहा है, इसका जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये तो इसमें है, लेकिन मेनली ये क्या करेगा, ग्लूकोज को ट्रांसफर करेगा लिवर में। तो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर हो रहा है। तो हिपैटिक पोर्टल वेन का क्या फंक्शन है, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन करना। ठीक है, तो ये क्लियर है यहाँ पे क्लियर है पोर्टल सिस्टम। अब आते हैं थोड़ा सा लिवर के बारे में बात करते हैं। हमने लिवर के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। हमने कहा जो लिवर है, लिवर यहाँ पर बना होता है हिपैटिक लोब्यूल से, जो कुछ ऐसे दिखते हैं, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है कुछ वैसे दिखते हैं, जैसे केमिस्ट्री में बेंजीन रिंग आपने देखी है कुछ वैसे दिख रहे हैं आपको। तो इनको नाम दिया जाता है हिपैटिक लोब्यूल। नाम क्या है इनका, हिपैटिक लोब्यूल है। ये हिपैटिक लोब्यूल के अंदर होती है। हिपैटिक लोब्यूल जो बने होते हैं वो बने होते हैं लिवर सेल से, और इनका नाम है हिपैटोसाइट। ठीक है, ये जो हिपैटिक लोब्यूल है इसके बाहर एक कवरिंग होती है जिसे हम ग्लिसन्स कैप्सूल कहते हैं। ये कुछ कैसे होती है, गोल्डन कलर की होती हैं, शाइनी जो होती हैं। ठीक है, तो क्या होते हैं ये, ग्लिसन्स कैप्सूल इन्हें कहते हैं। 3 टर्म्स हमारे पास आए, हिपैटिक लोब्यूल जिससे क्या बनी होती है, लिवर बनी होती है। हिपैटिक लोब्यूल के अंदर क्या होती है, यहाँ पे लिवर सेल होती है। ध्यान रखना है लिवर सेल का नाम है हिपैटोसाइट, हिपैटोसाइट। ठीक है, तो हिपैटिक लोब्यूल के बाहर एक कवरिंग होती है जिसे ग्लिसन्स कैप्सूल कहते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना, तीनों टर्म्स रिवाइज हो गए हैं। चलिए आगे बढ़े। अब आते हैं हिपैटिक लोब्यूल पे। हिपैटिक लोब्यूल में कुछ संरचनाएं हमने देखी थी। ये पूरा है हिपैटिक लोब्यूल। ठीक है, और ये हिपैटोसाइड है। अच्छा ध्यान दो, जो यहाँ पे ग्रीन कलर में जो छोटे छोटे सर्कल हैं वो हमारी हिपैटोसाइट्स हैं, यानी कि वो यहाँ पे लिवर सेल है। इतना तो हमें समझ में आ रहा है। अब देखो, हमने कहा अगर आपने यहाँ पे पोर्टल सिस्टम देखा है तो हमने ये कहा है कि यहाँ पर लिवर जो है, लिवर में कुछ आर्टरीज आ रही हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आ रही हैं, और कुछ हिपैटिक पोर्टल वेन आ रही हैं जो ग्लूकोज को लेकर के आ रही हैं, और कुछ यहाँ पे हिपैटिक वेन है जो यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के जा रही हैं। ठीक है, इतनी चीजें हमने समझ ली हैं। बस अब यहीं पे वही चीजें समझनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रांच ऑफ हिपैटिक आर्टरी। ठीक है, ये आर्टरी है। ठीक है, ब्रांच ऑफ हिपैटिक आर्टरी का मतलब है कि आर्टरी ये वो वाली ब्रांच है हर किसी में, हर जगह, जो यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आ रही है। पहली चीज क्लियर है। दूसरा अब आता है ब्रांच ऑफ हिपैटिक पोर्टल वेन। ठीक है, ये क्या हिपैटिक पोर्टल वेन है, ये वाली जो डार्क ब्लू कलर की है, ये डार्क ब्लू कलर हर जगह। ये क्या आ रही है, यहाँ पे हिपैटिक पोर्टल वेन है जो ग्लूकोज को लेकर के आ रही हैं। ये ऑक्सीजन को लेकर के आ रही हैं, ये ग्लूकोज को लेकर के आ रही हैं। ठीक है, 2 हो गई हैं। और तीसरा हमने क्या बोला है, तीसरी हमारे पास आती है बाइल डक्ट। ये जो आपकी पर्पल कलर में है वो है बाइल डक्ट। तो ये तो लेकर के आ रही हैं, लेकिन बाइल डक्ट लेकर के जा रही हैं, ये बाहर जा रही हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो आपने कहा इसके अलावा यहाँ पर हिपैटिक साइनोसॉइड होते हैं। हिपैटोसाइनोसॉइड क्या होते हैं यहाँ पर, आपने कहा ये यहाँ पर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसमें क्या होगा, ये जो आपकी आर्टरी है ये ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, और धीरे धीरे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होती हैं। ये आपकी हिपैटिक पोर्टल वेन जो है वो ग्लूकोज को यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो आपकी बाइल डक्ट है ये क्या करेंगी, बाइल को कलेक्ट करेंगी इनसे। ये बाइल को कलेक्ट करती है और बाहर लेकर के जाती हैं। ठीक है, दूसरा हिपैटोसाइट हमें पता है, हिपैटोसाइनोसॉइड हमें पता है, ब्रांच ऑफ हिपैटिक आर्टरी हमें पता है। ब्रांच ऑफ हिपैटिक वेन कौन सी है, ये बीच में है। जो वेन है यहाँ पे क्या आएंगे, ये जो वेन है ये लिवर का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये जो हिपैटिक पोर्टल वेन का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लेकर के जाएंगे। ये बीच में क्या हमारे पास जो ये जो सारी कलेक्ट हो रही हैं, ये ब्रांच ऑफ हिपैटिक वेन यहाँ पर आती है। ठीक है, क्लियर है। इन तीनों को हम क्या कहते हैं, पोर्टल ट्रायड कहते हैं। तीनों कौन से हैं, एक रेड में जो ऑक्सीजन लेकर के आ रही है आर्टरी, जो ब्लू में है जो हिपैटिक पोर्टल वेन है जो ऑक्सीजन लेकर के आ रहे हैं, और जो आपके पर्पल में है जो बाइल डक्ट है जो क्या करेंगे यहाँ पे बाइल को लेकर के जा रही हैं। तो इन तीनों को पोर्टल ट्रायड कहते हैं। ये स्ट्रक्चर क्लियर है यहाँ पे।
तो देखो इम्पॉर्टेंट है चीज़ें, कंफ्यूजिंग हो सकता है अगर आपने यहाँ पे रिवीजन टाइम टू टाइम नहीं किया तो। बाकी जो बचा हुआ पोर्शन है उसे एक बार आप लोग घर से रिवाइज करके लेकर के आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।